दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को पता ही होगा कि 26 मार्च को पानीपत में पहली बार एक बड़ा एडमिशन एजुकेशन फेयर जो है लगाया जा रहा है और इसमें लोग जो है काफ़ी उत्साहित हैं कि उस समय मेले में क्या होगा और ऐसी क्या अनोखी चीज़ जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि एडमिशन का दौर जो है अभी चल रहा है और एजुकेशन फेयर मतलब क्या चीज़ है, इसी को लेकर जो है तमाम आप लोग जो है हमें कॉल्स भी कर रहे हैं, आप लोग पूछना भी चाह रहे हैं और हम लोग अपने टेलीकॉलिंग से आपको जवाब भी दे रहे हैं कि इस एजुकेशन फेयर में क्या चीज़ जो है हम लोग लेकर आ रहे हैं। खास बात ये है कि इस फेयर में, इस मेले में बड़े टॉप के स्कूल जो है, नामी गिरामी स्कूल जो हैं वो यहाँ पर भाग लेने आ रहे हैं। और आफ्टर +2 यानी कि +2 के बाद बच्चा क्या करे, इसी को लेकर, क्योंकि बच्चे असमंजस में हैं, क्या करें कहाँ जाएं, इसके लिए ये मेला जो है खास होने वाला है। काउंसलर आएंगे, बताएंगे आप लोगों को भी बच्चा जो है कहाँ अब पढ़ सकता है, किस यूनिवर्सिटी में जा सकता है, उसके लिए क्या जो है आगे भविष्य में चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसी को लेकर एक फेयर जो है 26 मार्च को होटल हाइव में सुबह 10 बजे से लगने जा रहा है और हम लोग लगातार पैनल डिस्कशन भी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी बुला रहे हैं, टीचर्स को भी बुला रहे हैं। पिछले पैनल डिस्कशन में हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह जो है उनका दौर गुजरा और आज के दौर में और उसके दौर में जो पहले वाला दौर था कितना फर्क था पढ़ाई का, और आज क्या स्टूडेंट्स सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। क्योंकि पहले जो हमारा दौर था एक बस बताया जाता था कि आपने स्कूल फलाने स्कूल में पढ़ना है और ये चीज़ें आपने लेनी है, उसके अलावा हमारे को भी नहीं कुछ पता था कि हमारे जो माँ बाप ने बता दिया, हमारे जो गार्जियन उन्होंने बता दिया, हम लोगों ने ले लिया उसमें एडमिशन। आज की यंग जनरेशन क्या सोचती है, इसी को लेकर आज फिर से एक पैनल डिस्कशन जो है करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहले स्टूडेंट हैं हमारे साथ अनुषा गोयल, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सुनैना शर्मा जी दिल्ली वर्ल्ड स्कूल से हैं, ये मैनेजमेंट की टीम में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रेरणा डावर सलूजा जी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर है फिनिशिंग स्कूल और गीता यूनिवर्सिटी से हैं। और कुसुम जांगड़ा जी हैं, डीएवी थर्मल स्कूल से टीचर हैं। ये खास पैनल हमारे साथ है क्योंकि यंग जनरेशन भी हमारे साथ हैं और जो पास आउट होके अपनी जॉब कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। इन दोनों से डिस्कशन करेंगे। पहले डॉक्टर प्रेरणा से ही बातचीत करते हैं। मैम, दौर एक वो था, एक दौर ये भी था, आप लोग जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उस समय की पढ़ाई में और आज के समय एजुकेशन में कितना फ़र्क मानते हैं? नमस्कार सभी ऑडियंस को, मेरा डॉक्टर प्रेरणा हूँ मैं। और बहुत अच्छा सवाल कुलवंत जी ने पूछा है। बहुत फ़र्क आया है और वो समय में इतना कंपटीशन नहीं था, थोड़ा बहुत भी जो अपने आप को भीड़ से डिफ्रेंशिएट कर पाता था वो सक्सेसफुल हो जाता था। आज का समय बदल चुका है, आज हर क्षण कंपटीशन कई गुना बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम हमारे टाइम की बात और अपने समय के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हैं तो शायद आजकल के कंपटीशन को हम compete नहीं कर पाएंगे। तो समय के साथ स्थितियां बदल रही हैं, सिचुएशन बदल रही है, मार्केट की डिमांड बदल रही है और एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री का बदल रहा है। और कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारे समय में जो लिटरेसी रेट था वो इतना नहीं था, बट अब लिटरेसी रेट भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहा है और पढ़ाई का सेगमेंट भी, एजुकेशन का सेक्टर भी बहुत राइज कर रहा है। हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन आने वाले यंगस्टर्स से बढ़ रही है और काफ़ी सारा बदलाव है। अच्छा, एक बार मैं अनुषा से बात करूँगा। अनुषा, अभी आप लोग जब अपने ग्रुप में बैठते हैं, जब आप की जो टीम है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके साथ बैठते हैं, इस चीज़ को लेकर क्या डिस्कशन होती है आप लोगों में कि तुम क्या बनना चाहती हो या मैं किस फील्ड में जाना चाहती हूँ? थोड़ा सा अपने दिमाग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके दिमाग में चलता क्या है। Whenever I'm discussing about our future prospects with my friends, I think one of the most discussed issue is the rising pressure and the rising stress that's placed on students. Mental health, though the awareness of mental health has increased over the years, but the stress faced is just ever increasing because, as ma'am said, that the competition has increased many folds exponentially, but the amount of jobs available has not increased accordingly. So yeah, most of the focus that we place is how to stand out from amongst the group. Like if someone is doing an engineering degree, they should also pursue an MBA degree afterwards so that they become more competitive in the market.
Because if you don't do that, then there are just thousands of people in the market that are exactly the same as you. And if you want to get a job in this day and age, it's necessary to stand out. ये एक किसी में बात निकल के क्वेश्चन निकला, प्रेशर स्ट्रेस दो चीज़ें हैं। स्ट्रेस को कैसे दूर करते हैं? प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बच्चों पर है, जाहिर तौर पर मदर फादर भी कहते होंगे भाई तूने तो 90% लेके आने आया, या उसकी बच्ची जो है 99 लेके आई, तू क्यों नहीं लेके आई? इस चीज़ को कैसे दूर करते हैं? आजकल तो सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो it's a maladaptive practice, but most students, they tend to be addicted to social media. Like after finishing school, after coming from coaching, the only stress reliever they have is to go on Instagram or YouTube and just browse through it for hours. It's the only way they have of relieving stress. I think it should be the part of school to inculcate different ways of relieving stress for students, such as participating in sports or having different passions, side activities, co-curriculars like music, dance. They are very essential. I play video games, I play tennis with my father in the evening, and it's very important because going on social media for hours isn't going to resolve the issues, isn't the healthy way to deal with stress. However, productive ways such as drawing for few minutes a day, reading a book, I would say they are far better methods of dealing with stress. सोशल मीडिया का क्या फर्क है? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो सोशल मीडिया पे जाके हम उसको भूल जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। बट आई वुड से आई read newspaper in the morning. It's an old people thing. But when I reading the newspaper, I am learning more information that helps me deal with my issues in daily life rather than just being a distraction. Escapism हो जाता है सोशल मीडिया। पॉजिटिविटी बहुत सारे। I think everyone is aware of the positives now. I mean, the amount of things I've learned from social media are enormous. I have become a much more aware person than I was before because of social media. But there's a very common tendency to just misuse it, to abuse it, and become overly dependent on it. कितना टाइम यूज करते हैं? I would say I don't count it. I used to count it, and I don't think it was a healthy practice because after the 1 hour was over, I would be, what am I going to do? What am I going to do? The better method of controlling the amount of social media you use is to instead get yourself involved in other activities like sports, or I have said it before, just indulging in other activities that are not social media related, that don't require you to use your phone constantly, is a much better way of reducing your social media. So for me, it was reading the newspaper, reading more books, even if it's comics, just reading something that's not on my phone, and indulging in physical activity, because education and sports are complementary to each other. They aren't separate, and it's very important to maintain a balance between both. So if I had to say, I use social media for an hour or two. डॉक्टर मैम बताना चाह रही थी कुछ आप? वेरी राइटली सेड बाय हर, एंड आप ही के पहले वाले बात में ही मैं ऐड करना चाहूंगी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव आए तो सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मेरा बेटा भी 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं और मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी में हेल्पिंग हैंड भी बढ़ रहे हैं जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव स्ट्रीमिंग कराते हुए मैंने इतने सारे बेस्ट ऑफ द टीचर्स को देखा जो रात को उनका गला खराब हो रहा है पर फिर भी बच्चों को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए रात को 3 बजे या 4 बजे सुबह रिवीजन सेशन कराएंगे। एंड बहुत प्राउड फील हो रहा था कि सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं। नो डाउट जैसे जैसे उनका टीआरपी बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका कहीं ना कहीं अर्निंग हो रही होगी, बट दैट एट द एंड ऑफ द डे वो सोशल मीडिया पे बच्चा उस टाइम पे कुछ और भी सर्च कर सकता था, डिस्ट्रैक्ट हो सकता था, पर वो टीचर्स अपनी टीचिंग लर्निंग को इतना इजी बना रहे हैं और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन और किस कॉर्नर से बच्चा अटेंड कर रहा है उनका, दे वर हैव जस्ट वन सिंगल मोटो कि बच्चों को इजीएस्ट वे में बेस्ट प्रिपरेशन करानी है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उस टीचर की है ना कि इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब कितना यूथ उसके साथ, कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है, इसलिए तो अब समय कुलवंत जी यही आ गया है, आपसे कोई जबरदस्ती कनेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके काम में क्वालिटी है तो दुनिया आपको जुड़ेगी। और सोशल मीडिया पे जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई, किसी ने कहा नहीं कि आप अटेंड करो, पर उनका पढ़ाने का तरीका इतना यूनिक, इतना सपोर्टिव था कि वो सोशल मीडिया का ही एडवेंट और पॉजिटिव एंड है कि हमारे बच्चों तक अक्रॉस द कंट्री के बेस्ट लर्निंग पहुंच पाई। तो वही बिटिया की बात में मैं ऐड करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया ने सपोर्ट भी बहुत किया एग्जाम में बच्चों को। बस मुझे लगता है इस पॉइंट पे डिस्ट्रैक्शन भी है पर पॉजिटिविटी भी है। माँ बाप का, टीचर्स का, इंस्टीट्यूशन का एक ही रोल आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को वाइज बनाना, कि वो सही और गलत की पहचान कर पाए। सोशल मीडिया है पर सोशल मीडिया का राइट पर्सपेक्टिव क्या है? अगर उसको YouTube स्ट्रीमिंग पे यूज करेंगे तो पढ़ाई करने में आसान बन रहा है, वही इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो टाइम कैसे निकल जाएगा और पता नहीं लगेगा। ये बच्चे को विजडम देना कि वो सही डिसीजन ले पाए, वो उसका रोल है ना। मैम आप सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स की भी सुन रहे हैं, मैम की भी बात आपने सुनी। पहले तो इसी पे ही आपसे बातचीत कर लेते हैं, आप बताएं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे भी बिटिया ने बोला कि स्ट्रेस, आपका पॉइंट था कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, वो कैसे कोप अप करते हैं, है ना। अब जो ये टाइम है जो कोरोना के बाद आया है, कोरोना से पहले भी बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा करता था और पेरेंट्स की डिमांड होती थी कि भी 90% लाने, 92% लाने। उनका एक टारगेट होता था कि हायर यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, चाहे अब्रॉड है चाहे इंडिया है, हमें वहाँ पे जाना है, पढ़ना, एडमिशन लेना है, एक ही मोटिव होता था। लेकिन कोरोना के टाइम में ये चीज़ें बहुत देखने को मिली कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट भी करवानी बहुत जरूरी है। कि उस समय बहुत से केसेस देखे गए कि जो इंटेलिजेंट बच्चा भी था वो स्किल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बहुत केसेस आए थे, पहले भी बहुत से केसेस देखने को मिलते थे कि बच्चा जो है प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो बच्चों के ऊपर वो था कि भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा रहता था। अब वो प्रेशर थोड़ा सा पेरेंट्स का रिलीज हो गया है, बच्चे भी समझदार हो गए और पेरेंट्स ने, वक्त ने पेरेंट्स को, बच्चों को इतना समझदार बना दिया है कि अब वो मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहा है। अब वो भाग रहा है कि मुझे अपनी अर्निंग कैसे करनी है, अपनी लिविंग को, अपनी पढ़ाई को स्किल्स के साथ कैसे करना है। जैसे अभी बिटिया ने बोला कि स्किल डेवलपमेंट पे है, तो सीबीएसई ने स्पेशल स्किल डेवलपमेंट्स के लिए भी बहुत से प्रोग्राम चलाए हैं और समय समय पर वो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही है कि टीचर्स सिर्फ ट्रेनिंग ले, आगे अपने बच्चों को भी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट कैसे कराएं, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट करिए। एम आई राइट बेटा? सो ये सीबीएसई प्रयास निरंतर कर रही है स्कूल्स के अंदर और हम लोग उसके साथ हैं और बहुत अच्छा है ये। तो ये तो होना जरूरी भी है, नहीं तो स्किल्स ना हो तो बच्चा तो फिर टूट जाएगा। समय की डिमांड है और समय की डिमांड के हिसाब से हमारा जो बोर्ड है, जो स्कूल्स का सीबीएसई बोर्ड है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और इससे सिर्फ टीचर्स को नहीं, स्कूल्स को नहीं, प्रिंसिपल्स को नहीं, बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला है। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिला है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया सभी के लिए कि अब वो प्रेशर है या वो स्ट्रेस है जो वो बहुत कम हो गया है। आपसे बात करूंगा मैं, डीएवी स्कूल से मैम टीचर है। मैम एजुकेशन में जिस समय आप लोगों ने किया, पढ़े, और आज के समय में कितना फर्क आया? और अभी क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर की बात दोनों इक्वल हैं, दोनों चीज़ें, बड़ा प्रेशर रहता है इस चीज़ का। बच्चे आपसे जब क्वेश्चन करते हैं तो इजी है समझाना कि आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि मैंने तो अपने बच्चे को तो मतलब ये है कि मेरी क्लास का बच्चा ये 99 या 100% हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पर, मैम है फ्रॉम प्रिंसिपल, डायरेक्टर फ्रॉम डायरेक्टर हैं। जब हम पढ़ते थे तो जैसा मैम ने बोला, प्रेरणा मैम ने बोला कि हमारे टाइम में क्या होता था, डिग्रीज, क्वालिफिकेशन, बट ऐसा नहीं है कि विजडम या नॉलेज की कमी थी। आज का बच्चा कॉग्निटिवली बहुत ज़्यादा फंक्शनल है, बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है टेक्नोलॉजी का और बाकी सब स्ट्रीमिंग साइट्स वगैरह का। तो आई टेंड टू डिफर अ लिटिल हियर कि ठीक है, सोशल मीडिया ने बहुत अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। स्टिल मुझे लगता है कि हम जो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो एक रिलेशन है ना, हम उसको बिल्कुल वहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन आंसर फिजिकली ओवर देयर, वो चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रही बात स्ट्रेस और प्रेशर की, वो एक ना, मुझे कुछ लगता है कि आज की सोसाइटी में एक फैशन स्टेटमेंट बन गई है। हमारी सोसाइटी को लगता है कि कोई अगर अंडर स्ट्रेस नहीं है ना, दैट मीन्स वो बंदा ना तो पढ़ रहा है ना वो काम कर रहा है। हमने अभी रिसेंट एक सर्वे आया जिसमें इंडिया को 126 प्लेस पे काउंट किया गया
इन द हैप्पीनेस क्वोशंट, तो हम सैडेस्ट कंट्रीज में से एक है। कारण यही कि जहां से देखो आप प्रेशर बिल्टअप करते हैं, वर्क के ऊपर प्रेशर है, बच्चे के ऊपर प्रेशर है। क्यों, किस चीज का प्रेशर है? बच्चा कर रहा है, जितना उसकी कैपेबिलिटी है वो करेगा। और जैसे आपने पूछा कि क्या वर्क प्रेशर रहता है, सो थैंकफुली इनफ हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम एक बहुत ओपन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हम बच्चे को अपनी तरफ से एक वैल्यू एजुकेशन प्लस जो उसको उसकी एक करिकुलम के अकॉर्डिंग जो एक एजुकेशन है वो तो डेफिनेटली देनी ही देनी है, लेकिन उतनी सफिशिएंट नहीं होती है। बच्चे को सबसे पहले ज़रूरत है उसे एक अच्छा इंसान बनाने की, उसको वैल्यूज़ में इंस्टिल करने की, उसके अंदर उन वैल्यूज़ को इंस्टिल करने की। सो हम वो ट्राई करते हैं। और जैसा हमारी स्टूडेंट अनुषा ने बोला स्किल डेवलपमेंट, तो उसके रिगार्डिंग बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं कर सकता। 12th तक स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद एक बहुत इजी वे है कि बच्चा लगेगा कि मैं 3-4 साल कॉलेज में निकाल देता हूं, उसके बाद क्या, रियलिटी ऑफ लाइफ तो वहां से शुरू होती है, क्योंकि वो स्ट्रगल जो है वो वहां से शुरू होती है उसकी। तो बेसिकली हमें उसको सिर्फ इसलिए भी प्रिपेयर करना है, हमें उसको इसलिए प्रिपेयर करना है कि वो इतना वाइज होकर निकले, इतना समझदार होकर निकले कि उसे पता हो कि जब मैंने अपनी 12th कर ली ना तो मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। एक मैम, जो अभी ये नई शिक्षा नीति आ रही है, लगता है कि फर्क है इस चीज़ में, क्योंकि अभी प्रेशर भी, स्ट्रेस वाली बात होगी। अब दूसरी बात होगी कि अभी जॉब सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। हमारे जो बच्चे हैं उनको जी फेसबुक में जा रहे हैं, यूट्यूब में, ट्विटर में, अमेजोन में जा रहे हैं, सिक्योरिटी है नहीं, कितने हज़ारों में छटनी हुई है। तो अब इस चीज़ का वाकई में प्रेशर है कि बच्चा +2 के बाद क्या करे, किस उसमें जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग की दौड़ आई थी, बहुत इंजीनियर निकले थे, लेकिन क्या था 15,000, 20,000, 25,000 रुपये यहाँ तक रह गए। तो माँ बाप के सपने भी टूट गए कि बच्चे इंजीनियर बने थे, लेकिन वो उसके बारे में क्या करें? कुलवंत जी, आपने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक नई एजुकेशन नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और दूसरा आपने पूछा है कि 12th के बाद जो कैसे डिसीजन किया जाए। जैसे एक बार दौर आया था इंजीनियरिंग का, तो सब इंजीनियरिंग। तो पहला मैं नई एजुकेशन पॉलिसी, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसका जवाब दूंगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। कुछ ही सालों में आप एजुकेशन का एक नया रूप देखेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट चाह रही है कि बच्चे को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और आने वाले समय में वही संस्थाएं, आपने बोला ना कि समय के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है। कंपटीशन बढ़ रहा है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जो परफॉर्म करेगा, जो अपने आप को एक एसेट प्रूव करेगा, वो लंबा रेस का घोड़ा बनेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के सारे जो पैरामीटर है, मैं हायर एजुकेशन पे काफी हमारी संस्था ने काम किया है, और बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जो उसमें से मेन चीजें निकल के आई, जो हम पहले ही साल में अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर रहे हैं। एक बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: नॉलेज, स्किल्स और माइंडसेट, बिहेवियर और एटीट्यूड। अभी तक की हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम का दौड़ एक ही थी कि किसी तरीके से बच्चे को नॉलेज दे दी जाए, मतलब डिग्री पूरी हो जाए। पर जब देखा जा रहा है पिछले कुछ समय का अगर हम आंकड़ा लेते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से हर साल बढ़ रहा है, जबकि डिग्रियां लेने वाले भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या है कि डिग्रियां लेते हुए लोग बढ़ रहे हैं और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। और सैड पार्ट ये है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को कंट्री के एनालाइज करेंगे, तो जो हमारा रेट अनएम्प्लॉयमेंट का, उसका 3 गुना रेट उन लोगों का है जो एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके पास नौकरी नहीं है। ये सैड पार्ट है। और जब इसके ऊपर बहुत सारा एनालिटिक्स हुआ सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से भी, तो यही निकल के आया कि बच्चे डिग्री तो ले रहे हैं पर काबिल क्यों नहीं बन रहे, उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में और हमारे सिस्टम में हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इस पूरे रीजन की जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को पहले ही साल में इंप्लीमेंट किया है, जिसमें एक कंपोनेंट 33% बच्चे की सक्सेस के लिए नॉलेज रोल प्ले करेगी, जो अभी तक 90 या 100% थी पुराने सिस्टम में। 33% रोल स्किल्स का है। अब स्किल्स की बात करें तो 2 तरीके की स्किल एक बच्चे को चाहिए। एक तो है वोकेशनल स्किल्स, मैं अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करूं। आज की डेट में वो समय गया जब सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर जैसे ही कोर्सेज में आप करियर बना सकते थे। आपको अपने अंदर से ढूंढना है कि मेरा पैशन क्या है।
आप देख रहे हैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरीज बन रहे हैं, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, ये लोग उभर के आए। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल गया, पहले प्लेटफॉर्म नहीं होता था। तो आज के समय में जो नई एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन हुई है, स्किल्स 33% रोल नॉलेज का रह गया, और 33% जो सबसे बड़ा चैलेंज है माइंड सेट, बिहेवियर, एटीट्यूड की ट्रेनिंग है। स्किल्स की बात कर रही थी मैं, 2 तरीके की स्किल्स हैं। पहली वोकेशनल स्किल, मान लो आज के समय में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है, पर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में आसपास कहीं कोई एग्रीकल्चर पे काम ही नहीं हो रहा। तो आने वाला समय एग्रीकल्चर, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी को अपलिफ्ट करेंगे तो कंट्री अपने आप राइज करेगी। तो आने वाला समय बीएससी एग्रीकल्चर विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रिसर्च है, कि वो संस्थाएं जो अपने एमओयू किसी इंडस्ट्री के साथ सेटअप करेंगी, जो एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करेंगे टेक्नोलॉजी से, वो आगे करियर दे पाएंगी। अगर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि नए नए कोर्सेज जिनका ज्ञान ही नहीं है बच्चों को, फॉरेंसिक साइंस, क्राइम इतना बढ़ रहा है, पर क्राइम के साथ साथ उसको रिसर्च करने वाले लोगों की भी जरूरत है। आईटी में अगर बात करें, समय गया कि सिर्फ सीएससी चाहिए था, अब आईटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे बहुत सारे इमर्जिंग, हैकिंग को नेगेटिव माइंडसेट लिया जाता था, बट एथिकल हैकिंग आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स, एनिमेशन, गेमिंग जैसे। तो समय बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, और सॉफ्ट स्किल्स का भी उतना ही रोल है बच्चे के। जितना भी आप पढ़ो, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको लीडर बनना है आने वाले समय में, आपको एग्जीक्यूटिव बनना है, तो आपको अपने काम को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो उतना ही हरियाणा के लोगों को स्पेसिफिकली आज की डेट में रिक्वायरमेंट है स्किल बिल्डिंग की, जिसमें सॉफ्ट स्किल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मुझे लगता है कि वही संस्थान जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इन 3 डोमेन्स को, जिसमें बच्चे को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिले 2-3 कोर्सेज को मर्ज करने की। मान लो मैं स्टूडेंट हूं इंजीनियरिंग का, पर मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी को मैं मर्ज कर पाऊं, मुझे ऐसा सिस्टम मिले जहां मैं ओपन इलेक्टिव और कोर इलेक्टिव और अलग अलग तरीके के जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव्स को सिलेक्ट कर पाऊं। मुझे म्यूजिक भी अच्छा लगता है, पर म्यूजिक के साथ साथ मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो मैं उन दोनों को मर्ज कर पाऊं। और नई एजुकेशन पॉलिसी और नई एजुकेशन नीति यही बोलती है कि बच्चे का प्रेशर कम करने के लिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देनी है, और पूरा एजुकेशन सिस्टम आउटकम बेस्ड बनेगा। बच्चा जो एक दिन में करेगा उसका उसकी डिग्री में, उसके करियर में आउटकम रहेगा। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है, वो कभी भी पढ़ाई किसी भी रीजन से छोड़ रहा है तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का भी सिस्टम है। अगर वो 1 साल के बाद छोड़ेगा तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल बाद छोड़ेगा तो डिग्री मिल जाएगी, और 1 साल और कर लेता है तो रिसर्च उसी फील्ड में ऐड हो जाएगा, जो कि आगे डॉक्टरेट करने में उनको मदद करेगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देन है। मैम 2 क्वेश्चन मेरे इकट्ठे हैं। एक तो थोपना, परिवार में मतलब मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ, तुमने भी वही बनना है, इस चीज़ में फर्क। दूसरा, क्या बड़े और छोटे शहर में, अभी क्योंकि बड़े शहरों में अपने बच्चों को हम लोग एजुकेशन के लिए भेजते हैं, क्या वो चीज़ें अब अपने पानीपत में या हरियाणा में वो चीज़ें हैं, अब बच्चा यहाँ पढ़ सकता है? देखिए, मैं पहला आपने बोला थोपने वाली आजकल सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि जहां आजकल क्या है कि फैमिली बहुत न्यूक्लियर हो गई है। हर माँ बाप के एक लड़का एक लड़की, 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। अब वो 1 और 2 बच्चे पे अगर वो थोपते हैं और बच्चा सुसाइड कर लेता है तो वो कहाँ जाएंगे? इस चीज को सोचते हुए पेरेंट्स ने अपनी मेंटलिटी थोपने वाली बंद कर दी है। इवन कभी भी कोई भी हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट्स हमारे टच में नहीं है कि जो अभी थोप रहे हैं। स्पेशली ये चेंजेस आया जब 3 इडियट मूवी रिलीज हुई थी, उसके बाद जब उस चीज को देखा तो काफी पेरेंट्स ने उस चीज को सराहा, मूवी को देखा और उस चीज को अप्लाई किया अपने अंदर कि नहीं, ये हमको भी नहीं करना है। सेकेंड, आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई के लिए अपने बच्चे को बाहर भेजते थे। अब पानीपत के अंदर आई एम प्राउडली से कि हमारा जो स्कूल है DWPS है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, जो मैम ने अभी स्किल्स बोली हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बोले हैं, वो सब वी आर प्रोवाइडिंग। और जो बच्चा एक बड़े शहर में पाने की कोशिश करता है कि बड़े शहर में जाएंगे बड़े स्कूल में मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं। अभी लास्ट सवाल आपसे करेंगे, स्किल्स की बात चल रही थी। जाहिर तौर पर अगर किसी स्टूडेंट में, किसी बच्चे के हाथ में स्किल्स हैं तो वो बेरोजगार होकर भी अपना कमा सकता है अपनी रोजी रोटी। Freelancing in the modern times, freelancing has become a very big trend. There has been a considerable rise of people working from home, especially after COVID.
simply because they have skills that are very in demand right now. For example, if a person has a knowledge of different coding languages, programming languages, the value they have in the market goes considerably up, and they can have the freedom of working different types in different sectors right from their home. And not just skills like programming. I mean, there are also other skills such as public speaking, which I'm doing right now. They also play a very important role in the prospects that a person has in their job and keeping their job that they have. Because as Ma'am has said that a performance-based system has been implemented pretty much everywhere, not just in schools, but in all offices. So it becomes very important that if you just have a job right now, it doesn't mean that you'll have it next year as well. So it becomes very important, not just for students, but for undergrads, for full-fledged adults, to have a skill set, a basic skill set, as well as an advanced skill set that helps one to be able to venture into different sectors, I will say. Yeah, that's what we are. अभी क्या है आगे? शिक्षा बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, ये जो शिक्षा है आगे आसान हो रही है, बच्चों पे किसी तरह का ऐसा वो नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा, मतलब एंजॉय में जो है आज जाएगा स्कूल में, +2 में या 10th है या 11th है, पढ़ेगा, आराम से आ जाएगा। ऐसा समय भी आएगा कि बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। बदलाव तो सृष्टि का नियम है, और बदलाव अगर हम नहीं लाते हैं ना समय के साथ, तो हमारा पिछड़ना निश्चित होता है, ये पक्की बात है। एजुकेशन, आपने सवाल किया था शुरू में कि हमारे समय से अब क्या चेंज आया। चेंज आया, अब जो है वो भी चेंज आ रहा है। अब हम सब स्कूल्स मिलकर स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। जैसा अनुषा ने कहा कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, एकेडमिक्स, दे गो हैंड इन हैंड। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, हो जाओगे खराब, गई वो बात खत्म हो चुकी है। अभी तो ये है कि अगर नहीं खेले कूदे तो पढ़ना लिखना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ना, किताबें काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ पढ़ने के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, साथ में स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हमारा ये बच्चा है अनुषा, पब्लिक स्पीकिंग, सो दैट इज वन इंटेग्रल पार्ट ऑफ व्हाट यू आर इम्पार्टिंग टू द चाइल्ड। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, अगर बच्चे को आप बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट नहीं देते हैं ना, आप सिर्फ बच्चे को सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करते हैं और बच्चे को एक डिसीजन मेकिंग नहीं देते, बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं करते, तो बच्चा फ्यूचर रेडी नहीं होता है, स्ट्रेस फ्री नहीं होता है। आप सिर्फ उसे ये कहें कि जो मैंने बताया वो सच है, वही आखिरी सच है, तो बच्चा तो ऑब्वियसली अंडर स्ट्रेस रहेगा। हमने तो उसको आगे बढ़ने के रास्ते रोक दिए। बच्चे के लिए वो स्ट्रेस हटानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस से ज़िंदगी नहीं चलती है, नंबर ज़िंदगी नहीं चलाते हैं। नंबर सिर्फ एक साल की कहानी है। जैसा मैम ने बोला कि वो 33% पार्ट है हमारी नॉलेज का, कि सक्सेस का, कि हमने बस जो पढ़ा ना उस साल में, वो 3 घंटे में किस्मत है, जो आ गया पेपर में, बच्चे ने लिख दिया और नंबर आ गए। नंबर नहीं तय कर सकते इस चीज़ को कि कोई कितना नॉलेजेबल है या कोई कितना रेडी है। क्या चीज़ तय करती है कि आप स्किल्ड कितने हैं। अगर आपने जैसा बोला कि एक जॉब चली भी गई, तो एटलीस्ट आप घर बैठे हैं, अगर आप स्किल्ड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेस से तो कभी भी लाइफ चलती नहीं है। स्ट्रेस तो हटाना हम सबका, पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल्स, हम सबका मिला जुला एक एफर्ट होना चाहिए, है, और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारे बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके वो रिपोर्ट कार्ड ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 2 नंबर 4 नंबर अगर बच्चा कम भी लेता है ना, कोई फर्क नहीं होता उस चीज़ से। हाँ, हमारा बच्चा कितना खुश है उस पढ़ाई से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और दर्शकों को बता दूं कि एक चीज़ और अच्छी अपने पानीपत में आई है, अभी गीता यूनिवर्सिटी में हो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है, क्या रोल है इस चीज़ का और कैसे ये काम करता है? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी पूरी टीम ने मिलके गार्डनर्स का एक मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल है, उसके बेसिस पे साइकोमेट्रिक टेस्ट एक डिवाइस किया है। हमारे बच्चे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली जाते थे करियर काउंसलिंग कराने, जिसमें बहुत अच्छी खासी फी एक काउंसलर लेता है बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए। तो उसी टेस्ट को गीता यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे, हमारी वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। वो टेस्ट है क्या? गार्डनर ने बताया कि एक इंसान के अंदर बड़े तौर पे 8 स्किल्स होती हैं।
तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की एक ही स्किल एक्टिव हो, जो हम अभी तक एक्सपेक्ट करते आ रहे थे कि नंबरों वाली गेम। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों की इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, कुछ की इंट्रापर्सनल स्किल्स हो सकती हैं, कुछ की लिंग्विस्टिक। इंटरपर्सनल तो बिहेवियर है, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है मास कम्युनिकेशन का, तो आप लोगों की इंटर और इंट्रा दोनों ही बड़ी एक्टिव होती हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं, किसी की लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, हर चीज के पीछे का लॉजिक निकाल लेते हैं, किसी की मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इसमें अलग अलग स्किल्स के बेसिस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और बच्चे को पता नहीं लगता बट उसको जवाब देने हैं। ऐसे अराउंड 96 क्वेश्चंस हैं जो एक बच्चे को जवाब देने हैं, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हिडन साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो जाती है, और उस स्किल्स के टेस्ट के बेसिस पे टॉप 3 स्किल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी की जो सक्सेस स्टोरी बन सकती है वो इस फील्ड में बन सकती है। सेकंड ऑप्शन ये है, अगर इन दोनों में बच्चे को अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं मिलता तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो थर्ड स्किल में ये डोमेन है। तो मुझे लगता है आने वाला समय अब साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का ही है, गधे और घोड़े को एक जैसे नहीं आंका जा सकता। तो बच्चों की कैपेबिलिटीज को देखते हुए उनकी हर बच्चा ब्लेस्ड है, ऐसा कहीं भी दो राहें नहीं है। मैं ये स्ट्रॉन्ग 20 साल हो गए मुझे टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग करते हुए, तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूं कि कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, हर बच्चा गिफ्टेड है। पर उसके अंदर कौन सा गिफ्ट परमात्मा ने दिया है, एक टीचर का, एक मेंटोर का सबसे बड़ा रोल यही है आइडेंटिफाई करना। और बड़ी रिसर्च करने के बाद हमें लगा कि ये तोहफा हमें पानीपत के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि हमारे बच्चों में कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बहुत है, उनकी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने का ना तो प्लेटफॉर्म है ना उनको अवेयरनेस है। तो गीता यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हम आने वाले एजुकेशन फेयर में भी बच्चों को, पेरेंट्स को ऑफर करेंगे। जरूर वो आए, अगर डाउटफुल हैं, उनको नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है, तो ये टेस्ट के माध्यम से, ये साइंटिफिक टेस्ट है, इसमें जो आउटकम निकल के आएंगे वो 100% उनके पेरेंट्स को और बच्चों को मदद करेंगे। और अब चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी हजारों सक्सेस स्टोरीज इसी पानीपत से निकली हुई हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म से निकली हुई है। तो जगह बदलने से सक्सेस नहीं बढ़ती। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो शायद चंडीगढ़ या दिल्ली पढ़ के आए हैं पर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो पढ़े यहीं से हैं और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने ही एग्जांपल दूं तो मैं पानीपत की हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही एक टाइम पे पढ़ी थी, बट हाँ मुझे आज लगता है कि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं तो वो और पैरामीटर्स पे भी काम कर रही हैं जिन पे हमारे समय में शायद नहीं हुआ। पर अगर आप में जज्बा है, आप में सीखने की इच्छा है, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, तो आज हम यहाँ पानीपत के होके IIM रोहतक में भी जाते हैं। मैं IIM रोहतक के स्टूडेंट्स को भी कुछ सेशंस दे के आई हूँ, मैं IIM इंदौर भी गई हूँ, मैंने IIT दिल्ली में भी। तो जगह आपकी सक्सेस को नहीं डिसाइड करती, आपको कैसे मेंटोर मिलते हैं, आपको कितना मॉरल सपोर्ट मिलता है, आपकी वैल्यूज को कितना अपलिफ्ट किया जाता है, आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है डिसीजन मेकिंग में। एक इंसान की सक्सेस स्टोरी, एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी में आप उसको कितना अच्छा डिसीजन मेकर बना रहे हो। बिल्कुल बदल रहा है पानीपत, और आप देख भी रहे हैं। और पानीपत अब हब बन गया है, यहाँ से जॉब ऑफर कहीं हो रही है, जॉब निकली, स्किल्स की बात चल रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो एजुकेशन फेयर लगाया जा रहा है उसमें ऐसे ऐसे महानुभाव जो हैं आपको वहां पर मिलेंगे, जो आपका जो माइंड में चल रहा है उसको शार्प करेंगे कि क्या करना चाहिए। अभी काउंसलर और भी वहां पर रहेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, आप CA बनना चाहते हैं, कोई भी हो, इसी को लेकर उस एजुकेशन फेयर को लगाया जा रहा है। और आप लोग जरूर आइए। और जैसा कि मैम बता रहे थे कि जो टेस्ट के जरिए जाना जाएगा कि आपके बच्चे में आखिर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, और क्या स्किल्स हैं वो, और किस उसमें वो आगे फील्ड में जाना चाहता है। तो ये सारी तमाम चीजें जो हम लोग वहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। और पानीपत के करीब 5000 लोग जो हैं उस मेले को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। टेलीकॉलिंग के माध्यम से बहुत फोन आ रहे हैं हमारे पास कि ये एंट्री फ्री है। तो आपको बता दें कि एंट्री भी बिल्कुल फ्री है, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का ये कार्यक्रम जो है हमने रखा है। और आप लोग जरूर आए, और अपने आसपास के जितने भी और बच्चे हैं +2 के बाद क्या करना चाहते हैं या कुछ एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी बड़े अच्छे स्कूल जो है समय पानीपत में, हमें नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है। पानीपत के सराउंडिंग एरिया में हम लोग बात करें तो हर कोने में एक ऐसा स्कूल आपके लिए खुल गया है जिसमें जाकर आप बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हैं। क्या क्या खासियत और उन स्कूलों की रहेगी, इसी को लेकर आप 26 मार्च का इंतजार कीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। नमस्कार।